डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अंतिम पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पेपर ML 2104 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ एप्लीकेशन में ब्लॉक 1 डेटाबेस डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट में यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व लेक्चर में हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स और डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, फाइल्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने डेटाबेस क्या है और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। आज हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है। आसान शब्दों में डेटा के सिस्टमेटिक कलेक्शन को डेटाबेस कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसे काफ़ी व्यवस्थित बनाया जाता है ताकि डेटा को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस का मूल कार्य डेटा मैनेजमेंट को आसान बनाना है। कंप्यूटर में डेटाबेस बनाने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का। इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से हम कभी भी डेटाबेस में स्टोर इन्फॉर्मेशन को डिलीट, चेंज और ऐड कर सकते हैं। इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इस दशक में दो लोकप्रिय डेटाबेस मॉडल थे, एक नेटवर्क मॉडल और दूसरा हायरार्चिकल मॉडल, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। आइए आज के युग में जिस तरह से सूचना विस्फोट हो रहा है, उससे सूचना प्रबंधन की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। सूचना प्रबंधन में डेटाबेस की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि डेटाबेस विस्तृत सूचना को अच्छे ढंग से संगठित और उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करा सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि यह पूरे डेटाबेस को मैनेज करता है। डेटा को बनाने से लेकर संभालने और डिलीट करने तक का सारा काम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा को क्रिएट, मैनेज, कंट्रोल, डिलीट और अपडेट भी कर सकता है। DBMS के द्वारा यूज़र और प्रोग्रामर दोनों ही अपने डेटा को संभाल सकते हैं, अर्थात दोनों ही डेटा को बना सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं, अपडेट भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अपने बहुत से फ़ायदे हैं जिसके बारे में आपका जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए जानते हैं DBMS क्या है और इसमें क्या क्या होता है। पूरे विस्तार से आगे जानकारी लेते हैं। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य यह है, डेटाबेस की प्रकृति परिवर्तनीय होती है एवं इसमें डेटा की पुनः प्राप्ति आसान होती है। विभिन्न फाइलों में से डेटा को लिंक कर सकते हैं। हम बहुत सी फाइलों के जरिए एक दूसरी फाइल को लिंक भी कर सकते हैं, तो डेटाबेस में ये हमें बहुत ही आसान होता है कि हम एक दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा डेटा के दोहराव को कम कर सकते हैं, जिससे अद्यतनता की परेशानी नहीं होती है तथा डेटा का इंटीग्रेशन आसानी से हो जाता है। हम इसके ज़रिए डेटा के दोहराव, हमें बार बार डेटा को रिपीटेटिव अलग अलग जगह पे मैनेज या अपडेट नहीं करना पड़ता है, जिससे कि हमें आसानी होती है। अगर हम एक ही जगह डेटा को मैनेज करते हैं और उससे अदर फाइल्स में लिंक कर देते हैं, तो वो आसानी से वहाँ पर भी अपडेट या डिलीट या मैनेज हो सकता है। तीसरा पॉइंट, डेटाबेस से उच्च स्तरीय डेटा स्वतंत्रतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इसमें डेटा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम तथा प्रोसेसिंग वातावरण से अलग रखा जाता है। प्रोग्रामर DMS द्वारा किसी भी स्टोर डेटा को किसी भी स्वरूप में तथा किसी भी भाषा का प्रयोग कर यूज़र्स की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।
मतलब हमें यूज़र्स को अगर कोई डेटा देना है, उसके अकॉर्डिंग वो जो जिस तरीके से डेटा उसे चाहिए उसी तरीके से हम उसे डेटा अवेलेबल करवा सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो आइए हम जानते हैं। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का होना। जैसे ही हमें पता चल रहा है कि इसके सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर मतलब जो खुद को ही अपने आप में डिस्क्राइब करता है। एक डेटाबेस सिस्टम में न केवल डेटा होता है बल्कि उसके साथ वो डेटाबेस स्ट्रक्चर और कॉन्स्टेंट की डिस्क्रिप्शन भी स्टोर करता है। इसमें डेफिनेशन को स्टोर किया जाता है DBMS कैटलॉग में, जिसमें इंफॉर्मेशन होते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ईच फाइल, टाइप एंड स्टोरेज फॉर्मेट। प्रत्येक डेटा और कॉन्स्टेंट का कैटलॉग में जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है उसे मेटा डाटा कहते हैं। किसी भी वस्तु या किसी भी आइडेंटिटी का अगर हम कोई भी डिटेल्स मेंशन करते हैं कहीं पे, जैसे मान लीजिए किसी बुक के बारे में हमने उसका टाइटल है, उसका ऑथर है, जो भी हमने चीज़ें स्टोर की गई है डेटाबेस में, वो उसका मेटा डेटा होता है। वो उसका मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, जो कि हमें डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस का होना। अगर मैं ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग की बात करूं, तब प्रत्येक फाइल के स्ट्रक्चर को एम्बेडेड किया जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम में, इसलिए कोई भी बदलाव फाइल में होने से प्रोग्राम में भी ज़रूरी बदलाव करना ज़रूरी हो जाता है। उस फाइल को एक्सेस करने के लिए वहीं DBMS में हमारे पास प्रोग्राम डेटा इंडिपेंडेंस होती है, क्योंकि इसमें डेटा फाइल की स्ट्रक्चर को सेपरेटली स्टोर किया जाता है सिस्टम कैटलॉग में। अगर हम इसकी तुलना करें एक्सेस प्रोग्राम के साथ, तब ऐसे ही थर्ड आता है, ये सपोर्ट करता है मल्टीपल व्यूज़ डेटा का। डेटा के मल्टीपल व्यूज़ को भी ये दिखाता है कि हम एक ही डेटा को बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक डेटाबेस के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जिसमें प्रत्येक के लिए एक अलग ही व्यू या पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या होता है, हर यूज़र अपने पर्सपेक्टिव या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा को देखना चाहता है। तो उसे जिस तरह का डेटा चाहिए या जिस तरह से वो डेटा चाहता है, उसे डेटाबेस से आसानी से मिल सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी के डेटाबेस से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कि हमें ऑथर वाइज लिस्ट चाहिए कि एक गोदान बुक है वो किस किस यूज़र्स ने इशू कराई है, तो हमें उसके ऑथर का नाम, मतलब जो स्टूडेंट है उसके नाम वाइज लिस्ट चाहिए, तो हमें स्टूडेंट के वाइज लिस्ट मिल जाएगी डेटाबेस से। बट अगर सेम यूज़र को चाहिए कि मुझे प्रेमचंद की जितनी बुक्स है वो किस किस ने इशू की है, तो प्रेमचंद की जितनी सारी बुक्स हैं हमारी लाइब्रेरी में, वो सारी बुक्स की लिस्ट विथ जिन्होंने इशू किया है, तो उनकी सारी डिटेल्स हमें प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही फोर्थ, डेटाबेस की शेयरिंग मल्टीपल यूज़र्स के बीच हो सकती है। शेयरिंग विथ मल्टीपल यूज़र्स, DBMS अलाउ करता है मल्टीपल यूज़र्स को एक ही समय में डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। मतलब बहुत सारे यूज़र्स, क्या होता है, कभी हम मान लीजिए एक्सेल फाइल में है, तो एक्सेल फाइल में या तो एक ही व्यक्ति उसे यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, मीन्स अदर व्यक्ति एक टाइम पे नहीं कर सकता है। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक ही फाइल को कहीं लोग, जितने भी यूज़र्स हो सकते हैं, मल्टीपल यूज़र्स उसको एक ही टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम गूगल ड्राइव में भी, अगर हम ड्राइव में शेयर करते हैं तो बहुत सारे यूज़र्स भी उसे एक साथ जिन्हें हम शेयर करते हैं वो देख सकते हैं, बट एक्सेल में ये पॉसिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। DBMS की कार्य, इसके क्या कार्य हैं। डाटा रिडंडेंसी, फाइल सिस्टम में हर एक एप्लीकेशन की अपनी निजी फाइल्स होती हैं और ऐसी स्थिति में कई स्थानों पर एक ही डेटा की डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती है। DBMS में एक स्थान पर एक ही तरह की फाइल्स को रखा जाता है, अर्थात इसे दोहराया नहीं जाता है, जिससे डेटा की रिडंडेंसी कम होती है। मीन्स रिपीटेटिव काम नहीं होता है, और जब भी हम कोई एक फ़ाइल अगर यहाँ पे है फिर हम दूसरी जगह उसे सेव कर देते हैं, तो वो डुप्लीकेट फ़ाइल, मान लीजिए आपने दूसरी फाइल में अपडेट किया बट इस फाइल में अपडेट नहीं किया, तो वो भी प्रॉब्लम्स होती है। सेकंड पॉइंट है शेयरिंग ऑफ डेटा को शेयर करना। DBMS में संगठन के अधिकतर यूज़र या ऑथराइज्ड यूज़र के द्वारा डेटा शेयर किया जाता है।
इसमें डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा को नियंत्रित करता है और डेटा को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता को अधिकार देता है। शेयरिंग ऑफ डेटा से ही हमें समझ में आता है कि जिसके पास भी अथॉरिटी होती है वो डेटा को शेयर कर सकता है। डेटा कंसिस्टेंसी, DBMS के द्वारा डेटाबेस में एक ही प्रकार के डेटा को बार बार जमा होने से रोका जा सकता है। कंसिस्टेंस डेटा होता है, अगर हम मान लीजिए कि लाइब्रेरी की ही बात करें, हमारे पास 5 बुक्स है एक ही ऑथर की, हमने हर अलग अलग ईयर में हम परचेस करते जा रहे हैं। मान लीजिए आपने 2019 में उसकी एंट्री की है, 2020 में भी आपको एंट्री करना है, तो आप उसकी सिर्फ एक कॉपी ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास एक कॉपी एक्स्ट्रा ही है। बाकी की जो आपने डिटेल्स दी है वो डिटेल्स आपको दोबारा पुट नहीं करना पड़ेगी, इनपुट नहीं करना पड़ेगी। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। DBMS में सारा डेटा टेबल में होता है और एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल होती है। इन सभी टेबल्स के बीच में संबंध बनाए जाते हैं जिससे डेटा को वापस प्राप्त करना और अपडेट करना आसान हो जाता है। फिफ्थ, डेटा सिक्योरिटी। DBMS में डेटा को पूरी तरह से डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ही यह सुनिश्चित करता है कि किस यूज़र को डेटा देना है और कितना डेटा देना है, यूज़र को डेटाबेस के किस हिस्से पर एक्सेस देना है और किस पर एक्सेस नहीं देना है। तो उसका सारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही होता है। इससे डेटाबेस की सिक्योरिटी बढ़ जाती है और डेटा गलत हाथों में नहीं जाता है, जिससे कि डेटा का डिलीट होना या डेटा को फाइल करप्ट हो जाना, वो चीज़ें नहीं होती है। 6 पॉइंट है रिमूव प्रोसीजर्स। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर एक तरह की मशीन है और इसमें कभी भी खराबी आ सकती है और कभी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है। ऐसे में डेटा नष्ट हो सकता है। DBMS के द्वारा आप ऐसी कंडीशंस में डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हैं या डेटा बैकअप कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम पर बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ नुकसान। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इसका फर्स्ट ही है। डेटाबेस सिस्टम को कार्यान्वित करने में आने वाली लागत ज़्यादा हो सकती है। इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च हो सकता है। इसमें बहुत सारी कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है। आप समझ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि कंप्यूटर या IT फील्ड से रिलेटेड पॉइंट है, तो जिसमें हमें बहुत सारे डेटाबेस, उसका सर्वर, उसके लिए PCs, तो सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट्स आता है एफर्ट ऑफ ट्रांसफर डेटा। मौजूदा सिस्टम में डेटाबेस को ट्रांसफ़र करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा समय भी लग सकता है। हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी टाइम लग सकता है और मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तीसरा, रिस्क होता है डेटाबेस फेलियर में। डेटाबेस फेलियर में रिस्क होता है। अगर डेटा कम समय के लिए भी फेल हो गया तो कंपनी पर इसका असर पड़ेगा और कंपनी को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। अब मान लीजिए डेटाबेस, हमारा लाइब्रेरी का एक डेटाबेस है जो फेलियर हो गया है। हमारे यूज़र्स को उसी टाइम पे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मान लीजिए कि हम सर्कुलेशन कर रहे हैं और मान लीजिए उसे इशू रिटर्न बुक्स करनी है, पर हमारे पास हमारा सर्वर ठप हो गया है या बंद हो चुका है कुछ समय के लिए, तो हम उसे इशू रिटर्न नहीं कर सकते। तो ये इसका थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में आइए हम बात करते हैं। तो इसका पहला कंपोनेंट है टेबल। डेटाबेस में सारा डेटा टेबल्स में रखा जाता है। डेटा संग्रह, फिल्टर, संपादन, पुनः प्राप्त करना आदि सभी कार्य टेबल पर ही किए जाते हैं। टेबल्स रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है जिनके अंदर सारा डेटा स्टोर होता है। फील्ड, टेबल में अंदर प्रत्येक कॉलम को फील्ड कहते हैं। इसमें हर डेटा का विशिष्ट भाग संग्रहित होता है, जैसे ग्राहक संख्या या ग्राहक का नाम, सड़क का पता, राज्य, बुक नेम आदि। थर्ड हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स। टेबल के अंदर प्रत्येक पंक्तियों में जो डेटा होता है उसे रिकॉर्ड्स कहते हैं। रिकॉर्ड्स एक तरह की एंट्री है जिसमें व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर आदि हो सकता है, इन्हें रिकॉर्ड्स कहते हैं। फोर्थ, क्वेरीज। किसी टेबल या डेटाबेस में ज़रूरत के हिसाब से डेटा निकालने को क्वेरी कहते हैं। हमारे क्या क्वेरी है, जैसे कि हमें मान लीजिए हमने बताया कि हमें प्रेमचंद
कि जितनी बुक्स है उनका इशू रिटर्न क्या है, तो वो हमारी एक क्वेरी है कि हमें देखना है। मान लीजिए किसी यूज़र के द्वारा कितनी बुक्स इशू की गई है या रिटर्न की गई है, तो वो सारी जानकारी प्राप्त करना भी हमारे लिए क्वेरी हो सकती है। फिफ्थ आता है फॉर्म्स। आप टेबल में डेटा दर्ज कर सकते हैं, लेकिन उसे संशोधित करना तथा भंडारण करना आसान नहीं होता है। इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। टेबल की तरह ही फॉर्म्स में डेटा दर्ज किया जाता है और यूज़ किया जाता है। 6. रिपोर्ट्स। जब आप डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को कागज़ पर प्रिंट करते हैं तो उसे रिपोर्ट्स कहते हैं। हम किसी चीज़ की जानकारी अगर हमें किसी यूज़र्स को देना है तो हम उसे रिपोर्ट करते हैं कि ये आपके, जैसे मान लीजिए इतनी बुक्स इशू हुए, तो उसे हम रिपोर्ट्स कहते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि क्रिएट डेटा। डेटाबेस के मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा डेटा को क्रिएट किया जाता है, अर्थात उसे टेबल्स में स्टोर किया जाता है। हम डेटा को क्रिएट करते हैं, फिर मैनेज करते हैं। डेटा को मैनेज किया जाता है ताकि इसे आसानी से एक्सेस किया जा सके। उसे हमें अपडेट डेटा भी करना पड़ता है। डेटा को अपडेट करने की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर डेटा अपडेट नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए हमें बार बार डेटा को अपडेट भी करना पड़ता है। डिलीट डेटा। हमें कुछ जो डेटा हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उसे हमें डिलीट भी करना पड़ता है, तो डिलीट। एंड फिफ्थ है डेटा बैकअप। इसमें डेटा का बैकअप लिया जाता है ताकि सिस्टम फेलियर होने पर उसे रिकवर किया जा सके। अगर हम उसका बैकअप नहीं लेंगे, मान लीजिए सिस्टम फेलियर हो गया, तो सारा हमारा डेटा और हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 6. डेटा रिकवरी। अगर सिस्टम फेलियर होता है तो हम डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं, तो ये भी एक आसान होता है DBMS सिस्टम में। आइए हम बात करते हैं आगे एडवांटेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, जैसे कि फर्स्ट ही है कंट्रोल डेटाबेस रिड्यूडेंसी। यह डेटा रिड्यूडेंसी को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि यह सभी डेटा को एक सिंगल डेटाबेस फाइल में स्टोर करता है और उस डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है। दूसरी हम बात करें तो डेटा शेयरिंग की। DBMS में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथोराइज्ड उपयोगकर्ता कई उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा साझा कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग से हमने पहले भी आगे बात की है कि डेटाबेस शेयरिंग मतलब हम किसी डेटा को एक यूज़र से ज़्यादा यूज़र्स को शेयर कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इजी मेंटेनेंस। यह डेटाबेस सिस्टम के सेंट्रलाइज्ड नेचर के कारण आसानी से बनाए रखा जा सकता है। फोर्थ है रिड्यूस टाइम। यह डेवलपमेंट के समय और मेंटेनेंस की आवश्यकता को कम करता है, क्योंकि अगर हम एक दूसरी फाइल को एक अदर फाइल से लिंक करते हैं तो अपडेट और इनमें भी हमें टाइम की बचत होती है। फिफ्थ बैकअप। यह बैकअप और रिकवरी सब सिस्टम्स प्रदान करता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर या और रिस्टोर से डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप बनाता है। 6. मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जैसे विभिन्न प्रकार के यूज़र इंटरफेस प्रदान करता है। आइए आगे हम बात करते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस की। डेटाबेस के ऊपर नीचे दिए गए सारे ऑपरेशंस होते हैं, एक एक करके डिटेल में इन्हें समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम जानते हैं इंसर्ट। इंसर्ट से हम समझते हैं कि डेटा को किसी में इंसर्ट करना मीन्स कहीं पे डेटा को फिल करना। अगर कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो उसे इंसर्ट ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट की डिटेल्स हैं, उसका नाम या रोल नंबर या मार्क्स या एंट्री है, तो वो हम जब पैटर्न क्रिएट करते हैं कोहा या किसी सॉफ्टवेयर में, अदर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में, तो हम उसकी एंट्री ही करते हैं, तो उसे हम इंसर्ट कहते हैं। या किसी का मोबाइल नंबर हम हमारे मोबाइल में सेव करते हैं तो उसे भी हम इंसर्ट ही करते हैं एक तरीके से। डिलीट। डेटा या एक रिकॉर्ड को डेटाबेस से डिलीट करते हैं तो इस ऑपरेशन को डिलीट ऑपरेशन कहते हैं। डिलीट करने के लिए कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी हम कंप्यूटर फॉर्मेट भी करते हैं तो CMD का यूज़ करके, या जिसे थोड़ा आता है तो वो उस तरीके से कर लेता है, तो थोड़ा सॉफ्टवेयर की जानकारी भी होती है तो आसानी से डिलीट हो जाता है। या जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा यूज़र, किसी यूज़र का हमें डेटा डिलीट करना है या डुप्लीकेट एंट्री हो चुकी है तो डिलीट ऑपरेशन यूज़ करते हैं। थर्ड अपडेट। जो इन्फॉर्मेशन या डेटा पहले से मौजूद है उसमें आप बदलाव कर रहे हैं तो उसे अपडेट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है
और उसका एड्रेस चेंज हुआ है, हमने एड्रेस चेंज किया है, तो उसे भी हम अपडेट कहेंगे। या मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, पहले बीए में था, अब एमए में आ चुका है, तो हम उसे ही अपडेट कर सकते हैं, तो उसी को अपडेशन कहते हैं। फिर फोर्थ, सर्च और एक्सेस। एक इन्फॉर्मेशन को ढूंढना या ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन को सर्च करना, इसी को सर्च या एक्सेस ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि कोई रिज़ल्ट देखना, बैलेंस इंक्वायरी करना, ट्रेन टिकट अवेलेबल है या नहीं, किसी लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल है या नहीं, उसकी जानकारी प्रदान करना ही सर्च और एक्सेस है। आइए हम आगे बात करते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रायः डेटाबेस निर्माण 3 स्तरों पर देखा जाता है, जैसे कि बाहरी एक्सटर्नल या कॉन्सेप्शनल, या उसे हम कहें तो कॉन्सेप्चुअल भी, और इंटरनल। 3 तरीके से चित्र में भी दिखाया गया है। डेटाबेस आर्किटेक्चर यह नियंत्रित करता है कि डेटाबेस में डेटा किस तरह से संग्रहित हो रहा है, किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या किस तरह से उसको संभाला जा रहा है। इन सभी को नियंत्रित करने के लिए एक मान्य यानी कि स्टैंडर्ड तय किया जा गया है। भौतिक या आंतरिक स्तरों का प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है पर निर्भर करता है। यह हमेशा आधुनिक तकनीक को दर्शाता है। इसकी भौतिक सूचना प्राय मशीन पर निर्भर करती है, लेकिन इसको मशीन से स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्र संग्रह और अभिगम विधि का प्रयोग करना पड़ता है। अवधारणात्मक या कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस स्कीमा में उस डेटा मॉडल का प्रयोग किया जाता है जो डीबीएमएस को सहायता प्रदान करता है। इस डेटा मॉडल के द्वारा किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग कर अवधारणात्मक स्तर पर हम डीबीएमएस से संपर्क स्थापित करते हैं। बाहरी स्तर पर डीबीएमएस को एक विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्राम के द्वारा यूज़र्स की आवश्यकता अनुसार परिभाषित किया जाता है। जैसे कि आप इसमें डेटाबेस आर्किटेक्चर का मतलब यही कि अगर हम किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेंगे या कोई हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं होगा तो हमें उसे मैनेज करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसीलिए हम उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट या कह सकते हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। तो आइए आगे बात करते हैं डेटाबेस प्रशासन एवं नियंत्रण के लक्ष्य, या बोल सकते हैं गोल्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस प्रशासन एवं नियंत्रण के मुख्य लक्ष्य होते हैं एकरूपता बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना तथा डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। डेटा उपलब्ध है या नहीं, किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचाव करने में डेटाबेस सक्षम होता है, जैसे कि इनपुट या प्रोग्रामिंग त्रुटि, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में खराबी, जिसके कारण डेटा बेकार हो सकता है। डेटाबेस अधिकृत उपयोग में सक्षम होना चाहिए ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी प्रकार हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में खराबी के लिए डेटाबेस रिकवरी प्रणाली को लागू किया जाए, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से ही डेटाबेस का ट्रांजैक्शन कैसे हो वो पता चलता है। एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जैसे कि ट्रांजैक्शन एक प्रोग्राम इकाई होती है जिसके कार्यान्वयन से डेटाबेस में अनुरूपता सुरक्षित रहती है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। इस प्रकार हम डेटाबेस प्रणाली को वर्गीकृत कर सकते हैं यूज़र्स की संख्या के आधार पर, जो एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कि कितने यूज़र्स कितने समय में कितना ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। आजकल अधिकतर डीबीएमएस को मल्टी यूज़र्स के हिसाब से तैयार किया जाता है, मल्टीपल यूज़र्स के लिए ही तैयार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उसका एक साथ यूज़ कर सके। मल्टीपल प्रोग्राम या क्रियान्वयन एक साथ कार्य हो सके उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। सेकंड हम बात करते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी की। डेटाबेस की एकीकरण की एक व्यापक समस्या है, लेकिन इसको आसानी से सुलझाया जाना चाहिए, जिससे कि सूचना की चोरी, डेटा का अनाधिकृत परिवर्तन और डेटा में अनाधिकृत छेड़छाड़ को रोका जा सके। किसी भी डेटा बेस में अधिभिगम को अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं या यूज़र से रोकने के लिए कई तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि उपयोगकर्ता को लॉगिन दिया जाता है या पासवर्ड दिया जाता है, लॉगिन आईडी या पासवर्ड, जिसके ज़रिए वो उसे एक्सेस कर सके, या यूज़र्स को के लिए प्लास्टिक पहचान पत्र बनाए जाए एवं उसमें अभिगम दिया जाए, उन्हें एक्सेस प्रदान किया जाए, या उपयोगकर्ता के फिंगरप्रिंट या आवाज़ की पहचान के द्वारा या उसके फेस रीडिंग के द्वारा भी उसे एक्सेस
प्रदान किया जाए। आगे हम बात करते हैं रिकवरी डेटाबेस या डेटा की रिकवरी की अवधारणा ट्रांजैक्शन प्रक्रियाकरण से संबंधित है। ट्रांजैक्शन प्रक्रियाकरण से इससे रिलेट किया गया है। रिकवरी का प्रयोग कर हम डेटाबेस को एक अनुरूपता की स्थिति में पुनः स्थापित कर सकते हैं। हम सूचना को दूसरी जगह कॉपी करके जब भी रिकवरी की ज़रूरत होती है वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। रिकवरी को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट आप मान लीजिए ट्रांजैक्शन रिकवरी और सिस्टम रिकवरी। ट्रांजैक्शन रिकवरी से हम समझते हैं कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं या जो भी डाटा हमने इंसर्ट, डिलीट या अपडेट किया है वो सारा हमें मिल सके। सिस्टम पूरा होल सिस्टम रिकवर हो। आइए तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, जिससे हमने आज के लेक्चर में माना कि सूचना को उपलब्ध कराने के लिए डेटाबेस तकनीकी एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर कर आई है। डेटाबेस तकनीकी को पूर्ण रूप से सूचना प्रौद्योगिकी ने विस्तृत किया है, जिससे आजकल डेटा को प्राप्त करना या एक्सेस करना बहुत ही आसान हो गया है। आजकल DBMS का अनुप्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है, जिससे सूचना को व्यवस्थित करना काफ़ी सरल हो गया है। बहुत सारे लोग इसका बहुत ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस इकाई में आज हमने डेटाबेस के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। डेटाबेस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उनके सारे के बारे में हमने एक विस्तार से चर्चा की है। उसके आर्किटेक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें हमें उससे एक्सेस या उसके फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में आज हमने जाना। आगे के लेक्चर में हम लाइब्रेरी हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का एक पार्ट है कि हमें लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, हाउसकीपिंग एक्टिविटीज़ क्या है, कौन सी एक्टिविटीज़ में कौन से काम होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आभार। स्वाध्यायः परमः।